Hello students, today again we are here in this online classes where I am giving you different videos to watch so that you can understand the biology very well of standard 12 students. It will be very useful for you because I always hope that I always focus upon the NCERT book and it is very useful for you. So today's chapter is microbes in human welfare, and this is microbes in human welfare which we shall study today. Microbes, we have already studied microorganisms. What are microorganisms? Like bacteria, virus, fungi and protozoa. These are the microbes which are very responsible. But what are the good things? Not only they are harmful to us, they are harmful as well as useful to us also. तो what are the microbes in household products, microbes in industrial products? इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का क्या यूज है और हाउस होल्ड में क्या यूज है, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या यूज है, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कैसे बनता है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन सी दैट वी आर गोइंग टू रीड द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोब्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है. तो घर में भी डोमेस्टिक यूज होता है या फिर हमारे अगर डोमेस्टिक के बाद आप कहें तो इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट में भी हो रही है, गंदगी को हटाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज हो रही है, इन फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की यूज होती है. बायो कंट्रोल एजेंट्स, किस तरह से इसे बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम कर सकता है. माइक्रोब ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो एक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं. और माइक्रोब आर ऑल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स. दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. So first of all, we shall study besides macroscopic plants and animals. I always say you that I am here for making your NCERT book very easy. मेरा पर्पस यही है कि मेरा बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, सभी स्टूडेंट्स को NCERT की बुक पढ़ने में बहुत एक इंटरेस्ट बन जाए and then you start reading your topics very well. Microbes are the major component of biological system on this earth. देखिए आप अपने ही महत्व को मत सोचिए कि आप एक ह्यूमन बींग्स हैं, बड़े एनिमल्स को दिख रहे हैं, बड़े प्लांट्स दिख रहे हैं, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक इम्पॉर्टेंट इकाई जो है वो आप जिससे नहीं देख पा रहे हैं, देयर आर ऑल्सो सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड माइक्रोब्स. अगर हम इन माइक्रोब्स को कहें तो दे आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. एंड यू हैव स्टडीड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन क्लास 11. जैसे आपने पढ़ा होगा लिविंग जो आर.एच. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशंस है उसमें भी आपने पढ़ा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया. तो मोनेरा में हम लोग सारे बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स को रखते थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में हम लोग यूकैरियोटिक को रखते हैं लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं. जैसे जितने प्रोटोजोआ होते हैं वो सब यूकैरियोट्स हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसको प्रोटिस्टा के ग्रुप में रखा जाता है. तो अगर हम कहें कि अगर हमारे पास ब्लैंक पेज है तो मैं अगर आपको बता दूं, लिख के भी बता सकती हूँ कि आप समझ सकते हैं इसको. तो ब्लैंक पेज में हम इसको बताएंगे कि आर.एच. व्हिटेकर ने आपको क्या बताया था. अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर वी हैव टू रिवाइज ऑल्सो साइमल्टेनियसली बिकॉज वन चैप्टर इज लिंक्ड टू अनदर सब्जेक्ट, another topic. So we can't say that another topic is not important. We have to discuss. Here we shall write according to R.H. व्हिटेकर. व्हिटेकर ने
ये क्लासिफिकेशन दिया था, जितने लिविंग बीइंग्स हैं इस लिविंग बीइंग्स को 5 कैटेगरीज में उन्होंने रखा था। तो व्हाट आर दीज आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इसमें हम लोगों ने मोनेरा में जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी पढ़ाई की है, प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा है, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर होंगे, ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, बट वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। तो जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उसमें बैक्टीरिया comes in this category, while protozoa, mainly all the protozoa comes in this category. फंगी एक अलग कैटेगरी में है। तो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस सब जो है। सो तो हम लोग इसको खोलेंगे चैप्टर माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में हमें ये पढ़ाई करनी है कि कितने ऑर्गेनिजम्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ दे आर यूजफुल एंड हाउ दे आर यूटिलाइज्ड फॉर अदर पर्पसेज। लाइक यू कैन सी हियर, बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम लोगों ने पढ़ा कि 11th में जो हम लोगों की बात थी वो हमने डिस्कस कर दिया है, आपके ब्लैंक नोट्स पे नोट्स बना दिया है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है ना, कि भगवान जैसे सब जगह प्रेजेंट है ना, उस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हर जगह प्रेजेंट है। अगर वो नहीं दिखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं दिखते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल, दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, दे आर प्रेजेंट इन वाटर, they are present in air, so they are called omnipresent. And this word is also used for our Almighty, and this word is also used for the bacteria, because it is हिंदी में इसको कहते हैं सर्वव्यापी। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। when the organism is present everywhere, then it is called omnipresent. सो इन अदर एनिमल्स, प्लांट्स, वो प्लांट्स के बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। जहाँ कोई लाइफ नहीं है वहाँ पे चले जा सकते, वहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। दे आर सच एज डीप इनसाइड द गीजर्स, थर्मल वेंट वेयर टेम्परेचर में बी एज हाई एज 100 डिग्री डीप इन द सॉइल, अंडर द लेयर ऑफ स्नो, बर्फ के नीचे, बहुत जमीन के नीचे भी बहुत मिल सकते हैं, या फिर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे भी मिल सकते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक। ये हम अलग कलर से इसको थोड़ा मैं आप लोग को बता दें कि ये जो नाम है ये आपको याद रखना है, किसी भी हाल में आपको भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। मैं अभी बेसिक लेवल का नॉलेज दे रही हूँ, जो नॉलेज हर बच्चे को होना एकदम अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक जिसको कहते हैं, वो अत्यंत आवश्यक होना। तो हर बच्चे को इस चीज को पढ़ना है कि एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट, वायरसेज, वीरवाइड्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स। प्रियॉन्स आर ऑल्सो। तो सो ऑलवेज ओपन योर बुक ओपन करके आप अगर वीडियो देखेंगे, वीडियो पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है एट होम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डोमेस्टिक यूज देख रहे हैं इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज, देन वी शैल स्टडी इट्स यूज इन इट्स रोल इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। Such cultures are useful in studies on microorganisms. They can be grown on nutritive media. इसको न्यूट्रिटिव मीडिया पर जब हम ग्रो करते हैं तो इसको कहते हैं कल्चर करना, मीन्स उसको ग्रो कराना इन सेपरेट सिस्टम में, कि उसके नेचुरल सिस्टम से अलग होकर थोड़ा हम उसको ग्रो करवा रहे हैं, तो उसको कल्चर करना कहते हैं। ड्यूरिंग विच वी कैन स्टडी डिफरेंट फेजेज ऑल्सो। तो हम लोग उस समय उसकी डिफरेंट फेजेज ऑफ ग्रोथ भी पढ़ते हैं।
तो यू कैन सी द डायग्राम्स, और डायग्राम्स के ये सब जो इंफॉर्मेशन होते हैं दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दीज आर ऑल्सो आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये बात इसको मत छोड़ा कीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दीज फैक्ट्स। ये फैक्ट्स को स्किप करने की बात नहीं है। जो भी आपके डायग्राम है और डायग्राम के नीचे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे लिखा हुआ है बैक्टीरिया, रॉड सेपेड बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है, रॉड सेपेड बैक्टीरियम हैविंग फ्लैजिला, वायरसेज के बारे में बता रहा है, बैक्टीरियोफेज। मैंने कई बार आपको नोट्स में बताया है, जेनेटिक्स में पढ़ा रही थी उसमें मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पे। ए वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। एडिनो वायरस, और दूसरा वायरस पढ़ना है एडिनो वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो अब क्वेश्चन आ सकता है विच वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो अगर आप यहाँ से देखे हुए हैं तो आपको मिल जाएगा एडिनो वायरस। रॉड सेपेड टोबैको मोज़ेक वायरस, मैग्नीफाइड अबाउट इतना टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया गया है। तो दीज आर द फंगल कॉलोनी एंड दिस इज कॉलोनीज दैट यू कैन सी हियर, द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस इज कॉलोनी ऑफ फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन ए पेट्री डिश। इसको भी पेट्री डिश में, एक डिश में डेवलप कराया गया है, कल्चर कराया गया है, कॉलोनी है, इसको ग्रो कराया गया है। जिस मीडियम में इसको ग्रो कराया गया है उसी को न्यूट्रिटिव मीडियम कहते हैं। वी हैव रेड दैट माइक्रोब्स कॉज ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। दे काउज डिफरेंट डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे आर वेरी हार्मफुल, बट वी हैव नॉट अंडरस्टूड दैट हाउ मच कंट्रीब्यूशंस आर देयर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी मच important for us and they have a wide contributions to human welfare. Like first is microbes in human हाउसहोल्ड एक्टिविटीज। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में क्या है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एक लैब के बारे में, जो लैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू वुड बी सरप्राइज टू नो वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स derived फ्रॉम देम एवरी डे। ए कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो आप डेली अगर कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है विच वी यूज इन एवरीडे लाइफ, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल दैट यू कैन सी दैट प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दूध से दही का बनना, मिल्क जब कर्ड में जो कन्वर्ट हो जाए, तो दिस इज ओनली ड्यू टू द रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। तो इसको यहाँ पे हम कह रहे हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स का मतलब कि इसके अदर भी स्पेसीज हैं, नॉट ओनली लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया के एक लैक्टोबैसिलस ही केवल यूजफुल नहीं है, अदर बैक्टीरिया भी यहाँ पे यूज होते हैं कर्ड बनने में, एंड उन सब के ग्रुप को हम लोग लैब कह रहे हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एंड दे लैब प्रोड्यूस एसिड्स, एसिड करता है क्योंकि लैक्टोज, यू हैव अंडरस्टूड कि मिल्क में एक शुगर होता है जिसको लैक्टोज शुगर कहते हैं, कई बार आपने इसको पढ़ा होगा। मिल्क में एक क्या शुगर है, लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज जो है किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना, शुगर को ये एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा। तो LAB कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड एंड दैट हेल्प्स टू कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। अब ये है कि प्रोटीन्स, मिल्क प्रोटीन्स, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये जान जाएंगे, हम लोग जानेंगे इसमें कि इम्पोर्टेंट बात कि किस तरह से आपको बता रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है we can see here LAB lab, this is lactic acid bacteria, lactic acid bacteria। और बेस्ट एग्जाम्पल of household activities of the role of microorganisms in household activities is of lactic acid and conversion of milk into curd, दूध का
दही बनना, ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक स्पेसीज है, नॉट ओनली लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स ऑल्सो, यानी कि अदर स्पेसीज ऑल्सो, अदर स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया, they all help in the conversion of milk into curd। तो मिल्क क्या होता है, व्हाट इज मिल्क? मिल्क एक इमल्सन है, आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, एक टर्म पढ़ा होगा, मिल्क इमल्सन में रखा जाता है, क्योंकि इसमें दो तरह के जो सब्सटेंसेज हैं जो उसको मिक्स किया गया है, लाइक वाटर और फैट। तो इसको दोनों को मिक्स करने के लिए एक तीसरा कंपोनेंट मिल्क में मौजूद प्रोटीन है। मिल्क में एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसको कैसीन कहते हैं। तो ये मिल्क प्रोटीन जो है ये हेल्प करता है वाटर और फैट में मिक्स करने में, जिससे कि मिल्क को इमल्सन के रूप में रखा गया है। और मिल्क इज ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन को फिर चेंज करके और इसको क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, मिल्क के कोगुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि मिल्क का क्लॉटिंग कहते हैं उसको, जमना, तो जिससे कि बनता है कर्ड बन जाता है। कर्ड क्या बन जाता है? तो ये बैक्टीरिया जो है, इसमें बैक्टीरिया इस पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? इस प्रोटीन पे एक्ट करता है। कौन? लैब बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टोबैसिलस एंड अदर स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया which are working on the protein of the milk, they utilize some percentage of the protein and convert into and help it to coagulate and convert into the curd, और वो कर्ड में उसको जमा कर देता है, कर्ड में उसको बदल देता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको बुक में हम पढ़ें। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच ग्रो इन कन्वर्ट, सबसे पहले लैक्टिक एसिड में LAB प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड प्राइमरीली पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। पार्शियली यानी कि उसके सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, बट उसके कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट हो जाते हैं, और उससे कर्ड जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम। अब हम कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं हिंदी में? जोड़न। दूध से दही बनने के लिए क्या डाला जाता है? तो उसमें एक थोड़ी सी दही डाल दी जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनोक्यूलम कहते हैं। इनोक्यूलम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो हमको स्टार्ट करने में हेल्प करता है। इट इज द स्टार्टर। जो आप पार्टी में जाते हो तो गोलगप्पा खाते हो और कहते हो कि स्टार्टर स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, ये इनोकुलम जो है एक स्टार्टर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, and it helps the lab means lactic acid bacteria and other organisms, other species of the bacteria, जो सुटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करेगा, ना कि ये हमेशा मल्टीप्लाई करता है, और जब उस टेम्परेचर पर ये मिल्क जो है कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। आप कहते हैं कि विंटर सीजन में दूध से दही बनना थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन समर सीजन में ये जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि समर सीजन में जो टेम्परेचर चाहिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को वो अवेलेबल होता है, इसलिए मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड वेरी सून, बट इन विंटर सीजन इट टेक्स टाइम, which also improves its nutritional quality by increasing the vitamin B12, और इससे विटामिन B12 बढ़ जाता है और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाता है। मीन्स कि कर्ड इज मोर यूजफुल देन द मिल्क। In our stomach too, lab play very beneficial role in checking the disease causing microbes. Very beneficial role। हमारे स्टोमक में जो एसिड है वो भी हेल्प करता है। यहाँ भी जैसे एसिड, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद ये लैक्टिक एसिड उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो इसी तरह से अगर देखें कि अगर हम कोई बच्चे को भी देखोगे, इन्फेंट बच्चे जो होते हैं, बेबी जो होते हैं, उसको अगर मिल्क पिलाया जाता है, अगर वो थोड़ी देर बाद वॉमिट कर दे तो इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ द कर्ड। तो वो लगता है जैसे कि दही जैसा दूध जमा जमा हुआ निकलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि स्टोमक में भी कुछ एसिड है, वो एसिड उस मिल्क के शुगर को, उसको मिल्क को कन्वर्ट कर दिया उसने
कर्ड के फॉर्मेशन में, इसलिए वो ऐसा दिखने लगता है। और दूसरा यूटिलाइजेशन हम अगर देखें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया का, तो डोसा और इडली में है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन है। तो फर्स्ट यूजफुल बैक्टीरिया क्या है? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अनदर इज फॉर फर्मेंटेशन बाय द बैक्टीरिया। द पफ अप अपीयरेंस, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डॉ, जब आप आटा गूंथते हो या इडली के लिए जो बैटर बनाते हैं, डोसा के लिए जो बैटर बनाते हैं, यू लीव इट फॉर 12 आवर्स और फॉर 24 आवर्स, देन यू फाइंड दैट इट बिकम्स वेरी पफी। और जब उसको आप बनाते हो तो पफी पफी आपके प्रिपरेशंस होते हैं, इडली होते हैं, तो आप कहते हैं बहुत पफी है, मीन्स बहुत ही अच्छा बना है, प्रॉपर कुकड है। तो उसको कहते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है ना, फर्मेंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन। अंडरस्टैंड द वर्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन अगर हम देखेंगे तो fermentation it happens something problem. Okay, leave it. Fermentation we shall study here. Again we shall study that how fermentation takes place, and when we study fermentation कैसे होता है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि fermentation में जो हमारे पास the incomplete oxidation of carbohydrate, the incomplete oxidation of carbohydrate हम लोगों ने इसे इस रेस्पिरेशन के टॉपिक में पढ़ा भी था। क्लास 11 की जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसमें ये फ्रेगमेंटेशन आता है, जिसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फर्मेंटेशन क्या है। द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल प्लस CO2. So we shall understand टेक्निकल हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है ना थोड़ा, but I try my best to adopt the technology, बट मैं बहुत अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट समटाइम्स I also get, I need the help of students like you. जो भी बच्चे होते हैं वो बच्चों को आजकल ज़्यादा जानकारी हो गई है कंप्यूटर लैपटॉप सबकी और एप्लीकेशंस की, बट वी पीपल विद द टीचर्स आल्सो वांट टू हैव टू अडॉप्ट दिस थिंग्स, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। तो हम लोग भी सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हम लोगों में कहीं कहीं पे थोड़ी सी आ जाती है एरर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड C2H5OH इथाइल एल्कोहल है, ये इथेनॉल कहते हैं इसको, और CO2 का फॉर्मेशन होना। तो ये एक प्रोसेस है जिस फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाता है। हम लोगों ने ये एनारोबिक कंडीशंस में ये इक्वेशन को पढ़ा भी था, फर्मेंटेशन जो ईस्ट के द्वारा होता है। तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, डॉ विच इज यूज्ड टू मेकिंग फूड्स लाइक डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, और इसमें क्या होता है? CO2 का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ईस्ट है सैकरोमाइसिस सेरेविसी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ब्रेड को बनाने में भी काम आ जाता है, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। जो ब्रेड आप खाते हैं बेकर्स ईस्ट के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? बेकर्स ईस्ट के द्वारा।
उस ईस्ट का नाम आप याद रखेंगे, साइंटिफिक नाम है सैकरोमाइसिस सेरेविसी। और इसके अलावा भी कई ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, कई फूड्स तैयार किए जाते हैं बाय द यूज ऑफ फर्मेंटेशन। तो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है हमारे, कहते हैं कि ये तो साउथ की है, बट बिहार में भी लोगों को हमने देखा है, जिसको हम लोग टॉडी कहते हैं। टॉडी, टॉडी हिंदी में बिहार में जनरली इसे ताड़ी के रूप में जाना जाता है, पाम जूस कह सकते हो। पाम जूस जो है उसको मॉर्निंग में इसको उतारा जाता है। दैट इज ऑल्सो ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन, उसको भी फर्मेंट कर किया जाता है। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक द फूड्स। और चीज, आजकल सभी बच्चों को चीज बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा पिज्जा पे चीज डाल दीजिए तो बच्चे लोग खूब मजे से खाते हैं। चीज देखते हैं कितना चीजी है, नहीं चीजी जितना है उतना टेस्टी है, उसको फैला के खा रहे हैं। तो चीज क्या है, व्हाट इज चीज, हैव यू एवर थॉट व्हाट इज चीज? इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, कोई नया चीज आप नहीं खा रहे हो, बहुत पुराना चीज है। इन विच माइक्रोब्स वेयर यूज, जिसमें माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स की यूज की गई थी। और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। तो उसमें कौन से माइक्रोब्स यूज किए गए हैं उसके आधार पर उसका जो है चेंज हो जाता है, टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर सब चेंज होता है। तो एक हम लोगों ने स्विस चीज पढ़ा है, स्विस चीज। जब लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 by bacterium known as Propionibacterium and Sermani, प्रोपायोनिक एसिड पढ़े थे, प्रोपायोनिक एसिड वही पर प्रोपायोनिक बैक्टीरियम है। जैसे कि फर्मेंटेशन के द्वारा एक इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो एक प्रोपायोनिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। तो अगर इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हुआ। समटाइम्स क्या है, CO2 का फॉर्मेशन नहीं भी होता है। और प्रोपायोनिक एसिड की जब फॉर्मेशन होती है तो उस पर जो बैक्टीरिया काम करता है, वो बैक्टीरिया का नाम है ये प्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमानी। फर्मेंटेशन करेंगे और उसका प्रोडक्ट प्रोपायोनिक एसिड का जो है, जो बैक्टीरियम यूज करते हैं उस बैक्टीरियम की साइंटिफिक नेम आप यूज कर सकते हैं, प्रोपायोनिबैक्टीरियम सल्फेनी एंड रॉकफोर्ट चीज। तो दो तरह के चीज हो गए, स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज, which are ripened by growing a specific fungi on them which gives them a particular flavor। तो एक डोमेस्टिक को पढ़ने में ही आज हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है हम लोग, ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया है, बट वी हैव टू कंटिन्यू। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इसका क्या यूटिलाइजेशन है? इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बिवरेज एंड एंटीबायोटिक्स। कई बिवरेजेज जो हम लोग हॉट ड्रिंक्स लेते हैं, कॉफ़ी, चाय और भी जो बियर, वाइन्स, ये सब की जो प्रोडक्शंस होती है तो वो इंडस्ट्रीज में होती है। तो उसको इंडस्ट्रियल स्केल पर जो प्रोडक्शन होता है तो वहाँ भी हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में, लार्ज वेसल्स में। जिस लार्ज वेसल्स को फर्मेंटर्स कहते हैं, वो एक बर्तन कह दीजिए, बहुत बड़ा सा बर्तन जिसमें कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी और उसके द्वारा जो है बियर और वाइन ये सब प्रिपेयर किया जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको किस तरह से काम करता है। इंडस्ट्रीज में इसका क्या यूज, यहाँ देख लो, फर्मेंटेड बिवरेज माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, जो ईस्ट है इसको ज़्यादा यूज किया जाता है माइक्रोब्स को डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इसकी बहुत ज़्यादा यूज होती है, इंडस्ट्रीज में भी इसकी यूज हो रही है। तो स्पेशली ईस्ट जो है इसी को यूज किया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बिवरेज लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। ये जो 5 टर्म्स है दैट ब्रिंग्स द एक्साइटमेंट, तो वो जो है सो अभी आप लोग केवल उसके फॉर्मेशन के बारे में जानकारी कीजिए, क्योंकि हमें तो पढ़ाई तो सबके बारे में करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अच्छी बुरी सबकी पढ़ाई तो सब कुछ की करनी होती है कि आखिर वो बनता कैसे है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब चीज़ों की कब कैसे प्रिपरेशंस होती है, ईस्ट के द्वारा प्रिपरेशंस होती है। और इसमें माइक्रोब्स का जो रोल है इंडस्ट्रीज में वो दिखाया गया है।
For this purpose, the same yeast, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae, जिसको यूज किया था हम लोगों ने ब्रेड बनाने के लिए, जिससे रोटी बनती, पाव रोटी आप खाते हो ना, ब्रेड बनते हैं, तो वो ब्रेड जिससे बनते हैं वही ब्रेड यहाँ यूज, वही ईस्ट यूज हो रहा है, Saccharomyces cerevisiae, यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? Saccharomyces का दूसरा नाम क्या है? What is the alternate of name of Saccharomyces cerevisiae? This is brewer's yeast is used to fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. You have to remember the metabolic reactions which result in the production of ethanol by yeast, depending on the type of raw material used for fermentation and the type of processing. अब कैसे होता है? Without distillation होता है या with distillation होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे वाइन जो है, वाइन एंड बियर, ये दो चीज जो है प्रोडक्ट्स विदाउट डिस्टिलेशन वेयर एज विस्की, ब्रांडी, रम, दे तीन जो है, अगर पांच में से तीन, यानी कि जो अभी हम कह दें वाइन, बियर, विस्की, रम एंड ब्रांडी, तो ये तीन जो हैं आप देख रहे होंगे, वाइन एंड बियर जो है ऊपर वाला, ये दोनों विदाउट डिस्टिलेशन होता है, विदाउट डिस्टिलेशन, याद रखेंगे, विदाउट डिस्टिलेशन, याद रखिएगा बच्चे लोग, विदाउट डिस्टिलेशन जो बेवरेज तैयार होता है वो वाइन और बियर है, जबकि विथ डिस्टिलेशन यानी कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस जिसमें की जाती है वो है विस्की, रम और ब्रांडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एंटीबायोटिक से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। दूसरा रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल यूज में है एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या कैसे प्रोडक्शन होता है? एंटीबायोटिक्स जनरली एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ये जो है फंगस जो है पेनिसिलिन काउज करते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स, एक एंटीसेप्टिक क्रीम भी होती है, उसे भी यूज करने के लिए पेनिसिलिन के को भी हम लोग एक फंगस से ही मिलता है। तो इसे पेनिसिलिन को जब तैयार करना होता है तो उसके लिए एक इंडस्ट्रीज होती है, फर्मेंटेशन प्लांट, आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी एंड दे हैव, तो ये एक चूंकि ग्रीक वर्ड है एंटीबायोटिक्स, जिसको लाया गया है, एंटी मीन्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड विच मीन्स अगेंस्ट, और बायो मीन्स लाइफ, हमारे लाइफ के अगेंस्ट काम करने वाला, यानी हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं, मीन्स कि किसी ऑर्गेनिज्म, जैसे जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो वो भी तो एक लाइफ है, उसके अगेंस्ट जो काम करेगा उसी को हम एंटीबायोटिक कहेंगे। तो टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लाइफ अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचनी है, लाइफ बैक्टीरियल लाइफ के बारे में सोचनी है, वायरल लाइफ के बारे में सोचनी है, या फिर हम कहते हैं कि प्रोटोजोआ की लाइफ के बारे में सोचनी है। दोज which organisms are causing the disease inside human body or inside plants or inside animals, so they are pro life, which whether reference to human beings, they are pro life and not against. Antibiotics are chemical substances which are produced, इसको अंडरलाइन में कर दे रही हूँ, आप इसका नोट्स बना लें। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेज which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microorganisms. तो we are very familiar with the common word like penicillin. penicillin एक common antibiotic है, सभी बच्चे जानते होंगे, और ये penicillin जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा स्टार्ट हुआ था, इसकी खोज की गई थी, ये डिस्कवर किया गया था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके लिए इसको क्रेडिट दिया जाता है पेनिसिलिन की खोज के लिए, जिस समय उन्होंने स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकी, अब यहाँ समझिएगा, कोकस बैक्टीरिया, राउंड सेपेड बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं, तो स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया पर वो वर्क कर रहे थे, उसी समय उनको they observed a mood growing in one of his unwashed culture plate around which staphylococcus could not grow, और उनको स्टेफाइलोकोकी जब नहीं ग्रो कर पाया तो उन्होंने पाया क्या, ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन, उसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रख दिया।
आफ्टर द पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि पेनिसिलियम को ग्रो कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे, और उसमें जो बन गया वो पेनिसिलियम ग्रो नहीं कर पाया, बट जो है वहां पे एक दूसरा चीज जो ग्रो कर गया केमिकल्स, उसी का नाम उन्होंने पेनिसिलिन रख दिया. इट्स फुल पोटेंशियल एज एन effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers in World War II. Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945. इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है. फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और चेन एंड फ्लोरी, 3 साइंटिस्ट थे. इन तीनों साइंटिस्ट को उस समय नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, बिकॉज दैट वाज ए वेरी यूजफुल वंडरफुल मेडिसिन फॉर द सोल्जर्स व्हिच were wounded in World War II. So we have studied the industrial use of microorganisms in our. After penicillin, other antibiotics are also purified from other microorganisms. Can you name some other antibiotics and find out their sources? They have greatly improved our capacity to greatly treat deadly disease like plague, whooping cough, काली खांसी, diphtheria, गलघोटू and leprosy. Leprosy कुष्ठ रोग जो हो जाता है, which used to kill millions all over the globe. So we can understand that what is the role of antibiotics which are used in industries, and in industries they are produced with the help of microorganisms, and that microorganisms only comes from the group of bacteria we have studied like Staphylococcus bacteria and Saccharum cerevisiae. आपने सब पढ़ लिया है. तो ये इंपॉर्टेंट रोल्स थे जो हम लोगों ने पढ़ा है. अदर रोल्स वी शैल स्टडी later on in our next video. Watch the next video also, and till then you read the book. Okay, you read this chapter yourself also, because this chapter has nothing to make much more explanation, but I explain it with the help of the online things, online text, PDF books, only because those who cannot understand themselves can take help of my video also. Thank you. And you can see here the syllabus में भी आप देख सकते हो कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में. तो अभी हम चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे थे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. जैसे माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग कैसे यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या यूज है. वी शैल स्टडी इट्स यूटिलाइजेशन इन सीवेज ट्रीटमेंट. We shall study its utilization in energy regeneration, microorganisms, microbes as biocontrol agent and biofertilizers. आपने मैंने चैप्टर के शुरू में ही आपको बता दिया कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है. रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन डिफरेंट फील्ड्स. और ये इस तरह से आप जो सिलेबस देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. बायोलॉजी यूनिट 8 जो है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट 8 बायोलॉजी में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है. ये 24 मार्च के एग्जाम में इसकी सिलेबस में आपको आफ्टर रिड्यूसिंग ऑफ द सिलेबस, द सिलेबस हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द रिड्यूसिंग, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है. सो ऑलवेज रीड इट प्रॉपरली. हम ब्लैंक पेज में मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिख पाई हूँ, इसको आज नहीं सेव करूँगी. और आपका ये टेक्स्ट पेज चाहेंगे तो ये आपकी बुक में ऑलरेडी है, इसको सेव भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं आप. यहाँ पे से सिलेबस आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा. तो ओके, तो हम लोगों ने जो आज पढ़ा है दैट इज़ वेरी मच यूजफुल टू यू, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, LAB क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या है, फर्मेंटेशन क्या है. तो आज की जो टॉपिक मैं छोड़ रही हूँ अभी, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ. ठीक है, ओके, थैंक यू, वेरी नाइस डे.